देखिए, आमतौर पर यह देखा गया है कि जो भी बाज़ार होता है, बाज़ार में कौन-सी वस्तु बिक रही है, कैसे बिक रही है, इस पर सरकार उतना ज़्यादा अ, गंभीर नहीं होती है ना? बाज़ार की गतिविधि अलग चलती रहती है, दूसरी ओर शासन की गतिविधि अलग चलती रहती है। लेकिन कई सारी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिन पर एक प्रकार का कंट्रोल कायम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एसेंशियल वस्तुएँ होती हैं, आवश्यक वस्तु होती है। तो ये आवश्यक वस्तुओं पर कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जीविका का साधन होती हैं। इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धता या बहुत कम उपलब्धता व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और इसके वितरण में अगर कोई भी गलती हो गई, यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई समस्या हो गई, तो हो सकता है कि एक बड़ी आबादी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए कुछ वस्तुओं को सरकार आवश्यक वस्तु के अंतर्गत रख लेती है और उससे जुड़े हुए नियमों का निर्माण करती है। तो भारत सरकार ने भी एक ऐसे नियम का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के दायरे में रख करके उसके नियमों का निर्माण हुआ है। तत्पश्चात उसके उल्लंघन में किस प्रकार की सजाएँ, उसके उल्लंघन के संदर्भ में कौन से अधिकारियों की नियुक्ति, उसके उल्लंघन के संदर्भ में नियम एवं शर्तें, ऐसी अनेक बातों को इसमें समाविष्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? तो ये एक अधिनियम है, नाम से स्पष्ट है, एक्ट यानी एक कानून है और ये जो कानून है, इस कानून को कब बनाया गया, यानी इस कानून को संसद में पारित कब किया गया? तो याद रखिएगा, इस कानून को संसद में 1 अप्रैल 1955 में पारित किया गया। ओके? इस प्रकार के कानून को पारित करने का अधिकार संसद के पास ही है, तो संसद ने इस अपनी अधिकार का लाभ उठाते हुए 1 अप्रैल 1955 को इस प्रकार का कानून बनाया। ठीक है? इससे पहले भी एक कानून चल रहा था। वह उस कानून का नाम था अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु से जुड़ा हुआ एक कानून चल रहा था जो 1946 का था, यानी आजादी से पहले का था। उसे बदल करके संसद में 1 अप्रैल 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम नया कानून पारित किया गया। ठीक है? अच्छा, ये 1946 को 1944 कर देंगे। 1944 अनिवार्य वस्तु अधिनियम चल रहा था, उसको बदल करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किया गया। अब आते हैं कि इस प्रकार के कानून की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इस प्रकार थी कि हमारे देश में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी चलती है। यहाँ पर कालाबाजारी का मतलब ये है कि लोग किसी वस्तु का स्टॉक कर लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर कालाबाजारी चलती है और कालाबाजारी में ऐसे ऐसे लोगों को नुकसान होता है जो कि जिन्हें उस वस्तु की आवश्यकता होती है। तो कालाबाजारी को रोकने के लिए पहला, दूसरा कि इस कानून की वजह से जो कपटी व्यापारी होते हैं, कपटी व्यापारी इसका मतलब ये जो वस्तु का स्टॉक करके उसको महंगा बेच करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, तो कपटी व्यापारियों को रोकने, यानी कपटी व्यापारियों को एक प्रकार से सजा देने, कालाबाजारी को रोकने के लिए, साथ ही साथ आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो भी आवश्यक वस्तु है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए, यानी 3 प्रकार के लक्ष्यों को आप लोग कॉपी में साथ-साथ में बनाते चलेंगे, जो-जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ाते समय बहुत ऐसी पुस्तकों से पढ़ता हूँ जिसमें बहुत गहन जानकारी होती है, लेकिन जब मैं आपके सामने नोट्स बनाता हूँ तो इसमें बहुत शॉर्ट-शॉर्ट जानकारी दी होती है। तो साथ-साथ में आप कॉपी में बनाते भी चलेंगे नोट्स से, जैसे मैंने अभी तक 3-4 जानकारियाँ दे दी। एक जानकारी ये दे दी कि इसका ये पारित कब किया गया, 1 अप्रैल 1955 को। दूसरी जानकारी ये दी कि इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था अनिवार्य वस्तु 1944। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में कौन-कौन सी बातें आती है? उद्देश्य में ये कालाबाजारी रोकना, कपटी व्यापारियों को रोकना या कपटी व्यापारियों को बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में भी जो गलत कार्य करते हैं, उन गलत कार्यों को रोकना और आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसके मूल उद्देश्य है। ठीक है? चलिए अब आगे आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश शक्ति किसको दी गई है? जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस अधिनियम के तहत इस कानून को बनाने की जिम्मेदारी किसकी दी है? बनाने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। इस प्रकार का कोई भी कानून बनाना है, कौन बनाएगा? केंद्र। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों को इसको लागू करने की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जितने भी इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो राज्यों के से जुड़े ही होते हैं, अर्थात राज्य में ही अप्लाई होना है इस चीजों को। व्यापारी का संबंध राज्य से ही है, लोगों का संबंध राज्य से ही है, लॉ एंड ऑर्डर का संबंध राज्य से ही है, तो लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से इसको लागू करता है। ठीक है? अब आते हैं कि ये जो कानून है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि इस कानून में किन वस्तुओं को एसेंशियल वस्तु के अंतर्गत रखा गया है, यानी ठीक है, यानी कि आवश्यक वस्तु में किसे रखा गया है, ये एक बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आता है। तो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत याद रखिएगा, पहला आता है औषधि, ठीक है, मेडिसिन, कुछ विशेष प्रकार की मेडिसिन, उनको इसमें रखा गया है। दूसरा, उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक को रखा गया है। तीसरा, खाद्य तिलहन एवं तेल समेत खाने की समस्त चीजें, तेल तेल से जुड़ी हुई खाने की समस्त चीजें, तो खाद्य तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीजें, इनको असेंशियल चीज में रखा गया है। उसके बाद चौथा आता है कपास से बना धागा। कपास से बना धागा कपड़े के लिए अनिवार्य है, उसको भी एसेंशियल में रखा गया है। यानी धागा अन्य तरीकों से भी बनता है, कृत्रिम रेशे भी बनते हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर खाली किसको रखा गया है? कपास से बना धागा। ठीक है? फिर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट, पेट्रोलियम और उत्पाद, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जुड़े उसके जो को प्रोडक्ट होंगे उन सबको रखा गया है। उसके बाद कच्चा जूट और जूट वस्त्र, कच्चा जूट को भी इसमें रखा गया है और जूट के जो वस्त्र होते हैं उनको इसमें रखा गया है। उसके बाद खाद्य फसलों के बीज, खाद्य फसलों के बीज, यानी कि खाद्य फसलों को उपजाने के लिए जो बीज आवश्यक है उन्हें, फल, सब्जियां, पशुओं के चारे, पशुओं के चारे, ठीक है,
कपास के बीज, ये सब एक ही में है ना, 7-7 नंबर में ही मैं आपको बता रहा हूं। कपास के बीज, जूट के बीज, गन्ना, शक्कर, ठीक है। यानी खाद्य फसलों में आमतौर पर गन्ना शक्कर को नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गन्ना और शक्कर को भी ले रहा है, उसको भी खाद्य फसल के अंतर्गत शामिल कर रहा है। और अभी हाल पहले तो ये साथ ही हुआ करते थे, अब लेकिन पिछले साल लॉकडाउन होने के दौरान इसमें एक और तब्दीली की गई और इसमें क्या डाल दिया गया, इसमें डाल दिया फेस मास्क और सैनिटाइजर। यानी अब फेस मास्क और सैनिटाइजर जो है इसको भी एसेंशियल वस्तु में रख दिया गया। यानी इससे जुड़े हुए भी रेट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन तय करेगा, सरकार खुद तय करेगी, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल वस्तु है, यानी इससे जुड़े हुए सब कानून बनेंगे और उस कानूनों का उद्देश्य क्या होगा कि इन सब वस्तुओं की सप्लाई को खराब ना होने दे, इन सब वस्तुओं को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, स्टोर होता रहे और सर्व जनता तक ये सुलभ आसानी से पहुंचता रहे, है ना। अब आते हैं कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, उसके बाद हम हर एक धारा पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस एक्ट की धारा की चर्चा करते हैं। अगर की धारा की बात करें तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, 16 धाराएं हैं। तो उसमें एक एक धारा को लेकर चलते हैं और समझते हैं हर धारा में क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहली धारा है जिसका नाम है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। अभी तो ये कहना चाहिए कि हर प्रकार का जो एक्ट होता है जिसको केंद्र सरकार बनाती है, उसके जो पहली धारा होती है उसमें यही होता है। हर एक एक्ट की पहली धारा में क्या होता है, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि इस एक्ट का छोटा नाम क्या है और इसका विस्तार कहां पर है। तो इस एक्ट का छोटा नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है। तो इसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ओके, 1955। और इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार पूरे भारत में है, यानी भारत का कोई भाग इससे नहीं छूटेगा। जब ये बना था उस समय जम्मू कश्मीर पर आशंका होती थी कि उसमें लागू होगा कि नहीं, लेकिन ये वहां पर भी लागू होगा, यानी संपूर्ण भारत पर यह लागू होगा। सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी में ये लागू होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा आता है धारा 2। किसी भी एक्ट की जो धारा 2 होती है उसमें हमेशा परिभाषाओं का ही जिक्र होता है। तो इसमें भी परिभाषाएं दी हुई है। अब हमें सभी परिभाषाएं जानना जरूरी नहीं है। सबसे पहले परिभाषाओं के अंतर्गत कलेक्टर की परिभाषा, यानी कि इसमें जब जब कलेक्टर शब्द का प्रयोग होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि डीएम कलेक्टर की ही बात हो रही है। कलेक्टर का मतलब यहाँ पर ऐसा हर अधिकारी से होगा जो अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नीचे का पद ना हो, यानी कि अपर कलेक्टर यानी एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, ये होगा तो भी उसको मान्य किया जाएगा। या उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये उपखंड अधिकारी और अपर कलेक्टर के नीचे का ना हो। तो अगर इसके नीचे का नहीं हो तो उस व्यक्ति को भी, अगर इस अधिनियम की इस अधिनियम को अप्लाई करने के लिए यदि उसे कलेक्टर बनाया गया है तो कलेक्टर का मतलब अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नीचे का पद ना हो और उस व्यक्ति को बनाया गया तो उसे भी क्या कहा जाएगा, कलेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। तीसरा, परिभाषा के अंतर्गत खाद्य फसल की परिभाषा दी गई है। आमतौर पर खाद्य फसल की यहाँ पर परिभाषा नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि खाद्य फसल के अंतर्गत गन्ने की फसल को भी शामिल किया जाएगा। यानी जो भी खाद्य फसलें होंगी, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो सब तो यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन उसके साथ गन्ने की फसल जो होगी उसको भी खाद्य फसल के दायरे के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना। यहाँ पर चीनी की परिभाषा भी दी गई है। धारा 2 के अंतर्गत चीनी की परिभाषा क्या दी गई है, देखते हैं। चीनी को आमतौर पर हम जानते हैं कि गन्ने से बनता है, सफेद सफेद कलर का जो दाना होता है उसे चीनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चीनी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का मीठा या चीनी जैसा पदार्थ जिसमें 90% सुक्रोज हो, यानी किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% सुक्रोज हो। यानी चीनी का एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी वजह से ही चीनी में मीठापन होता है, तो वो 90% सुक्रोज होगा तो उसको भी हम चीनी कहेंगे। चीनी का कोई और रूप अगर हमको मिल गया, जैसे मिश्री, मिश्री को भी हम चीनी कहेंगे। खांडसारी के रूप में जो चीनी पाई जाती है अगर वो भी होती है उसे भी हम चीनी कहेंगे। बूरा, बूरा आप जानते हैं ये भी चीनी का ही एक मॉडल है, उसे भी कहेंगे, ठीक है। रवे या चूर्ण के रूप में अगर चीनी रहेगी तो उसे भी हम चीनी कहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम वैक्यूम चीनी खाते हैं कारखाने वाली, तो कारखाने की कच्ची चीनी ये भी चीनी के अंतर्गत आएगा। और वैक्यूम पैन चीनी, वैक्यूम पैन चीनी, यानी समझ लीजिए कि चीनी का हर प्रकार इसके अंतर्गत आएगा और जो नियम लागू होंगे वो इस चीनी के समस्त प्रकारों पर लागू होंगे। तो धारा 2 में परिभाषाएं हैं जिसमें कलेक्टर की परिभाषा, खाद्य फसल की परिभाषा और चीनी की परिभाषा समाविष्ट की गई है, ठीक है। अब धारा 2 में ही और भी उल्लेख है। धारा 2 में ही हम देखें तो धारा 2 का क या धारा 2 का ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है आवश्यक वस्तु की घोषणा। आवश्यक वस्तु की घोषणा, इसमें मेनली ये बताया गया है कि आवश्यक वस्तु की घोषणा अगर करना चाहे, किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु में शामिल करना चाहे तो ये कौन करेगा, है ना। तो इसमें 2 क के जो पहला नंबर का पॉइंट है उसमें पहले ये बताया गया है कि आवश्यक वस्तु की अनुसूची का क्या, यहाँ आवश्यक वस्तु का क्या मतलब लिया जाए, है ना। तो आवश्यक वस्तु से तात्पर्य, यानी आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट, अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वस्तु का मतलब है, इसका मतलब ये है कि आवश्यक वस्तु के लिए अलग कोई परिभाषा नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है कि धारा 2A के अंतर्गत एक अनुसूची बताई जाएगी, ठीक है। और उस अनुसूची में जो भी वस्तु है उसमें से हर एक वस्तु को हम क्या कहेंगे, आवश्यक वस्तु। यानी आवश्यक वस्तु की कोई परिभाषा नहीं है, बस इस अनुसूची में जो वस्तु है वही आवश्यक वस्तु है। और जो अनुसूची है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो 8 वस्तुओं की अनुसूची बताया था वही इसमें आवश्यक वस्तु के अंतर्गत गिना जाएगा, ठीक है। दूसरा ये बताया गया है कि
धारा दो क के 2 नंबर वाले भाग में, है ना? ये बताया गया है कि जो भी परिवर्तन होगा, आवश्यक वस्तु से जुड़ा हुआ जो भी परिवर्तन होगा, यानी किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु में डालना और किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु से निकालना, है ना? यहाँ कहना चाहिए अनुसूची में बदलाव का। अनुसूची में बदलाव यानी कि नई वस्तु को डालना या फिर जो वस्तु है उसको निकालना। ये दोनों ही अधिकार किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे भारत में जो आवश्यक वस्तु तय की गई है उसे उसमें नवीन वस्तु डालनी है या कोई जो वस्तु है उसे निकालना है तो केंद्र सरकार ही यह काम कर सकती है। केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार उस वस्तु को उसमें ऐड कर सकती है। लेकिन ये भी बात जरूरी है कि राज्यों से परामर्श लिया जाएगा। राज्यों से परामर्श यानी केंद्र सरकार राज्यों से परामर्श लेने के बाद ही किसी वस्तु को एसेंशियल वस्तु की सूची में डाल सकती है, निकाल सकती है। यहाँ पर यह भी जरूरी है कि राज्य के परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी चाहे तो राज्य के परामर्श को मना कर सकती है या चाहे तो राज्य के परामर्श को मान सकती है। ठीक है, तो राज्यों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? अब आते हैं धारा 2 का तीसरा भाग क्या है? धारा 2 का तीसरा भाग, इसमें यह जानकारी दी गई है कि अगर किसी वस्तु को अधिसूचना द्वारा एसेंशियल वस्तु में डाला जाता है, यानी केंद्र सरकार यहाँ पर किसी वस्तु को अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना मतलब एक नया नोटिफिकेशन निकालती है, अधिसूचना द्वारा अगर आवश्यक वस्तु की सूची में अगर बदलाव करना चाहिए, यानी आवश्यक वस्तु में कोई नई वस्तु डालना चाहिए या हटाना चाहिए, तो आवश्यक वस्तु की सूची में हर प्रकार का जो बदलाव होगा वह 6 माह के लिए होगा, 6 मंथ के लिए होगा, यानी कि 6 महीने के लिए किसी वस्तु को उसमें आवश्यक वस्तु घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद केंद्र सरकार चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इस प्रकार का हर एक कानून लाने के लिए, जैसे मान लीजिए अधिसूचना द्वारा किसी वस्तु को 6 मंथ के लिए शामिल कर दिया गया, है ना? उसके बाद उसे आगे बढ़ाना है, तो इस प्रकार का हर एक कानून बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव रखना होगा, है ना? यानी संसद में प्रस्ताव रख करके लोकसभा राज्यसभा की सहमति के बाद ही किसी वस्तु को उसमें प्रवेश दिया जा सकता है या हटाया जा सकता है। यानी कि केंद्र सरकार केवल अधिसूचना से 6 महीने के लिए ही किसी वस्तु को रख सकती है, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी के तौर पर संसद में प्रस्ताव रखना जरूरी होगा। और संसद में प्रस्ताव रखने का मतलब ये हो गया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति होना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और बात जानकारी दी गई है, धारा 2 का 4 भाग। इसमें क्या है कि हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची का मतलब आप जानते ही होंगे, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र के विषय है और राज्य के विषय है और संवर्ती विषय है ना? केंद्र के विषय यानी जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य के विषय जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और संवर्ती विषय यानी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो संवर्ती विषयों में जितनी भी लिस्ट है उसमें जो 33 नंबर की लिस्ट है वह क्या है? एसेंशियल वस्तु, यानी जो भी आवश्यक वस्तु है उसको संवर्ती सूची में रखा गया है। अब संवर्ती सूची में रखने का मतलब ये हुआ कि उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इस धारा 2 क 4 के अंतर्गत